वेलकम डियर रॉकेट्स। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 18। पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिए और फिर देखिए एंजॉय। वैसे दोस्तों आपको तो पता ही है कि ली और जिना नाम बदलकर डोडो ग्रुप में काम कर रहे थे। ली का नाम तो चैंग है और जिना का नाम है जोंग ह्युन। हाँ, ये पहली बार शायद आपको पता चला होगा, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने उनके ओरिजिनल नेम ही यूज किए हैं सीरीज में। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली जान चुका था कि जोंग ह्युन के नाम से डोडो ग्रुप में उसके साथ इतने दिनों से जो काम कर रही थी वो कोई और नहीं, वही जिना है जो कई साल पहले ली के यहाँ पर काम करती थी। और उस वक्त ली ब्लाइंड था और जिना को अपना दिल दे बैठा था। सच जानकर ली बहुत इमोशनल हो जाता है और तुरंत जिना को कॉल करता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में ली जोर से चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज जिना, प्लीज कॉल उठाओ प्लीज। इतने में जेजे सामने आ जाता है और उसे जिना नाम बहुत ही सुना सुना सा लगता है। वो ली से पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है जिना? ली सोच में पड़ जाता है कि अब इसे मैं क्या बताऊं। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी एक्स का नाम है और मुझे लगा वो इस हॉस्पिटल में आई है इसलिए मैं उसको कॉल करने लगा। जेजे कहता है अच्छा, पर एक बात ध्यान में रख लो बेटा, बीता हुआ पल और एक्स गर्लफ्रेंड कभी वापस नहीं आते, इसलिए उसका ख्याल मन से निकाल दो और मूव ऑन करने की कोशिश करो। ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ली को शक होने लग जाता है कि शायद जेजे को उस पर शक होने लगा है। दूसरी ओर एंड्रयू ने अपने ऑफिस में जिना को गले लगाया होता है, जबकि जिना ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एंड्रयू को थोड़ा दूर हटाकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? एंड्रयू कहता है मैं थोड़ा अपसेट था इसलिए इमोशनल सपोर्ट के लिए तुम्हें अपनी फ्रेंड समझकर ऐसा कर बैठा, सॉरी उसके लिए। तभी दोस्तों ली जिना को कॉल कर रहा होता है और एंड्रयू कॉल काट कर जिना से पूछता है कि इस वक्त तुम्हें कॉल क्यों आ रहा है? जिना कहती है वो मेरी फ्रेंड है इसलिए उसे किसी भी वक्त मुझे कॉल करने की छूट दी है मैंने, कहकर वो फोन लेकर चली जाती है। दूसरी ओर पेनी हॉस्पिटल में आती है और ली उसे बता देता है कि जोंग ह्युन ही जिना है। दोस्तों इसी नाम से जिना डोडो ग्रुप में काम कर रही है, आपको पता है ना। ली कहता है कि वो कितने दिन मेरे कितनी करीब थी पर मैं एकदम बेवकूफ निकला कि उसको पहचान ही नहीं पाया। सच में गधा हूँ यार मैं। पेनी चौंक जाती है कि जो बात मुझे बताना चाहिए था वो खुद इसको पता चल गया। और दोस्तों तब जिना कॉल करती है और कहती है मैं बस स्टॉप में हूँ, अभी निकलने वाली हूँ बस। ली पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं? लेकिन जिना कहती है तुम पहले से मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो तो फिक्र मत करो, मैं बस में चले जाऊंगी। यहाँ दोस्तों पेनी ली को कार में लेकर जा रही होती है। वो पूछती है क्या तुम जिना को बताने चाह रहे हो कि तुम ही ली हो? अगर किसी को ये बात पता चल जाएगी तो तुम्हारी और जिना की दोनों की जान को खतरा होगा। हाँ, ली कहता है शायद तुम ठीक कहती हो, वैसे भी जेजे को पहले से मुझ पर शक होने लगा है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसका शक सही निकले। फिलहाल मैं जिना को ही नहीं किसी को ये सच नहीं बताऊंगा। ये फैसला करके वो बस स्टॉप पर उतर आता है। वो हर बस में देखता है पर जिना किसी में नहीं होती। आखिर एक बस में जिना को देखकर वो बस में चढ़ जाता है, पर जिना सो रही होती है और ली उसके पास बैठ जाता है। लेकिन ये एंड्रयू भी तो कम नहीं है, ये जिना का पीछा कर रहा था। जिना नींद में ली के कंधे पर सर रख लेती है। अचानक बस रुकती है तो वो जाग जाती है और ली को पास में देखकर पूछती है तुम कब आए? ली भी मजाक में कह देता है लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है कि हमेशा तुम्हारा साथ दूं। यहाँ से फिर दोनों उतर आते हैं। जिना कहती है कि मुझे ना बस में हमेशा नींद आ जाती है, और ये बताओ तुम इस बस में क्यों आए? ली कहता है वैसे भी तुम किसी न किसी मुसीबत में तो फंसी जाओगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एडवांस में तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊं। लगता है उम्र भर मुझे इसी तरह तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। अगर ये सब मुझे करना है तो क्यों ना मैं तुमसे प्यार कर लूं। दोस्तों अचानक से ली ने जो बात कही वो जिना को चौंका देती है। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए मजबूरन ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, आगे से मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी, ओके कल मिलेंगे। ये कहकर जिना चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाकर वो मुड़कर ली को देखती है जो कि चलने लग जाता है। कहीं मैं भी इससे प्यार तो नहीं कर बैठी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खुद को ये कहकर चुप करा देती है कि यहाँ पे तुम जिना नहीं हो जिना, तुम यहाँ पर जोंग ह्युन हो, इसलिए दिल पे कंट्रोल रखो और चले जा अपने घर। एंड्रयू ये सारी चीजें दूर से देख रहा होता है क्योंकि उसे जिना यानी जोंग ह्युन बहुत अच्छी लगती है। एंड अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा जलन भी जरूर होती है। तो अगले सीन में एक मिलिट्री जीप को दिखाते हैं जो टायर के फटने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक जगह टकरा जाती है। अचानक एक्सीडेंट में एक सोल्जर मारा जाता है। अब टीवी पर दिखाते हैं कि ये विक्टर की फैक्ट्री में बना टायर है और इतनी घटिया क्वालिटी का है कि ये फट गया और इसी वजह से एक सोल्जर मारा गया। नेल तो तंग आ जाता है कि मैं विक्टर को एक प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर इतने में वो दूसरी प्रॉब्लम में फंस गया। इतने में दोस्तों विक्टर कॉल करके खुद मदद मांगता है कि इस केस में भी मुझे बचा लो, मैं बस तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नेल कहता है कि सुनो, अगर हम दोनों मिले तो मीडिया और मुसीबत खड़ी कर देगी, इसलिए तुम जरा सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ। और दोस्तों यहाँ जेजे को दिखाते हैं जिसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो जिना कौन है जिसके बारे में ली उस हॉस्पिटल में बात कर रहा था। ये नाम मुझे इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? एंड दोस्तों तब उसे याद आता है कि ली के लिए जो लड़की काम करने आई थी उसका नाम जिना था। ली तो उससे प्यार भी करने लग गया था। दोस्तों एक बात पूछनी थी, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? अरे जो ली है ये हम जानते हैं कि ये ली है,
लेकिन जेजे नहीं जानता कि ये ली है। जेजे ली को चैंग के नाम से जानता है, समझ गए ना आप। अब वो आगे सोचता है कि अगर चैंग जिना को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बता रहा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चैंग ही ली है। इसी शक के साथ वो तुरंत नेल को कॉल करके कहता है, तुम चैंग पर विश्वास मत करो, मुझे उस पर शक हो गया है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक उसे कोई काम मत देना। लेकिन जब नेल जेजे से बात कर रहा होता है तो ली उसकी कार ड्राइव कर रहा था। उसके कान तो आपको पता ही है कितने तेज हैं, सब कुछ सुन लेते हैं। एंड वो नेल को ड्रॉप करके पैनी को कॉल करके कहता है कि हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए मैंने जब खून दिया था तो जेजे वहीं पर था। अगर उसने मेरा ब्लड सैंपल चुरा लिया तो उसका टेस्ट करवाकर उसे पता चल जाएगा कि मैं ही ली हूँ, इसलिए मेरा ब्लड सैंपल हॉस्पिटल से चुरा लो कैसे भी करके। यहाँ जेजे किमी को बता देता है कि मुझे लगता है कि चैंग ही ली है, तुम एक काम करो, लैब से उसका ब्लड सैंपल निकाल लो। किमी भी दोस्तों सैंपल लेने के लिए जाती है, लेकिन इतने में पैनी भी वहां पहुंच जाती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है कि तुम ली का ब्लड सैंपल बदल दो। इसी बीच पैनी किमी और डॉक्टर को रोककर बात करने लगती है ताकि वो लैब में न जा पाए और असिस्टेंट को ब्लड सैंपल बदलने का वक्त मिल जाए। वो कहती है मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है इसलिए हॉस्पिटल आ गई। इसी बीच उसका असिस्टेंट एक जगह पर आग लगा देता है जिस वजह से फायर अलार्म बजता है, इसलिए डॉक्टर को लैब में जाने में देरी हो जाती है। एंड यही मौके का फायदा उठाकर असिस्टेंट लैब से ली का सैंपल लेकर निकल आ जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा सैंपल रख देता है। लेकिन तभी किसी की आहट को सुनकर वो एक जगह पर छुप जाता है। डॉक्टर और किमी आकर बदला हुआ सैंपल लेकर टेस्ट करने चले जाते हैं। अब अगले दिन की बात है। एंड्रयू जिना से कहता है कि तुम्हारा घर ऑफिस से बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें बस में आना जाना थोड़ा दिक्कत होती होगी। एक काम करो ना, ऑफिस के पास ही कोई अच्छा घर क्यों नहीं देख लेती। पर जिना कहती नहीं नहीं, मुझे बस में आना जाना अच्छा लगता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। एंड दोस्तों यहाँ से दोनों एक मीटिंग के लिए जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं जिनको सुनकर जिना को बहुत बुरा लगता है। पर एंड्रयू कहता है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन ने मेरी माँ से शादी नहीं की थी। मैं चेयरमैन का नाजायज बेटा हूँ, इसलिए सब ऐसी बातें करते हैं, कोई बात नहीं। और ये सुनकर जिना को उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में चेयरमैन पूछता है कि तुमने इस कंपनी के लिए प्लान क्या सोच के रखा हुआ है। एंड्रयू बताता है कि हम जिना को अपनी कंपनी का फेस बनाने वाले हैं। पहले सिंडी ने जो एड्स किए थे उनकी जगह पर हम जिना को उन एड्स में रिप्लेस कर देंगे। ऐसा करने से हमारी कंपनी पर लोगों का विश्वास होगा और कंपनी पहले वाली उस लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि सिंडी इससे भड़क जाएगी, तो वो भड़क जाती कि पापा आप इसकी बकवास मत सुनिए, एड्स तो मैं ही करूंगी। चेयरमैन उसको डांट देता है कि बचपना छोड़ो और एंड्रयू को अपना काम करने दो, वही इस कंपनी को डूबने से बचाने वाला है। अब एंड्रयू और जिना बाहर आ जाते हैं, पर सिंडी वहाँ पर भी एंड्रयू से बहस करने लगती है कि तुम इतना मत उछलो वरना बहुत बुरा होगा। एंड्रयू कहता है कि डोडो ग्रुप का इमेज खराब कर दिया तुम्हारे भाई ने, इसलिए शेयर्स का दाम गिर रहा है समझे, और इमेज को ठीक करने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस परिवार के सदस्य ना हो, तभी लोगों को हम पर विश्वास होगा, और वो इंसान जिना है, वही इस कंपनी को बचा सकती है। अब और मुझे बहुत काम है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर दोस्तों एंड्रयू चला जाता है। सिंडी अब यहाँ नाथन के असिस्टेंट से पूछती है कि इसका मुकाबला करने वाला कोई हो तो बताओ। वो कहता है कि इसका तो सिर्फ चैंग मुकाबला कर सकता है। दोस्तों चैंग मतलब ली। वो कहती है तो ठीक है उसे बुलाओ, पर असिस्टेंट कहता है मैडम आप खुद ही फोन कीजिए ना। अरे वो मेरा फोन उठाएगा तब ना। तो दूसरी ओर जेजे को जब ब्लड रिपोर्ट मिलता है तो वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि चैंग का ब्लड ली के ब्लड से मैच नहीं होता। अच्छा हुआ चैंग ली नहीं है। किमी भी कहती है कि चैंग ने हमारी कितनी मदद की है, फिर भी तुम्हें उस पर शक हुआ क्यों। जेजे कहता है कि हाँ गलती हो गई मुझसे, अब से मैं चैंग पर कभी शक नहीं करूंगा। पर दोस्तों आप और हम तो जानते हैं कि चैंग ही ली है और वही सब कुछ कर रहा है। दूसरी ओर चेयरमैन एक होटल से बाहर निकलता है तो नेल वहाँ पर आता है। चेयरमैन पूछता है कि इस होटल में कैसे आना हुआ, कोई मीटिंग थी क्या। नेल कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ खाना खाने आया था, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो फिर निकलो यहाँ से। चेयरमैन कहता है कि मैं तो निकल जाऊंगा पर तुम सावधान रहना मेरे दोस्त। इस तरह बातों बातों में इनकी तकरार हो जाती है। यहाँ होटल के बाहर ली मोजो से कहता है कि जेजे को मुझ पर शक था, पर मैंने उस शक को भी दूर कर दिया, अब जेजे को मुझ पर पूरा विश्वास है। पर अगर हम यहीं बैठे रहे तो ये कैसे पता चलेगा कि होटल के अंदर क्या हो रहा है। मोजो कहता है फिक्र मत करो, अंदर एक स्पाई है। असल में वो स्पाई दोस्तों रोशी है। वो अपनी स्किल्स की बदौलत विक्टर की गैंग में शामिल हो गई थी। विक्टर यहाँ पर नेल से मिलने आया था, पर दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि फिर लोगों को शक होगा कि ये दोनों मिले हुए हैं। तो दोनों बगल वाले कमरे बुक करते हैं और ऊंची आवाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं। विक्टर पूछता है कि मुझे बचाने का कोई रास्ता बताओ। नेल कहता है कि हमें ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे लोगों को लगे कि जो आदमी उस जीप को चला रहा था वो शराब के नशे में था, इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ और टायर बाद में फट गया। और उसके बाद तुम्हें अपनी फैक्ट्री में बने सारे टायर्स को डिस्पोज करना होगा। अगर टायर्स किसी के हाथ लगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विक्टर कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे डोडो ग्रुप के चेयरमैन ने मेरे लिए बहुत कुछ करने का वादा किया था, पर उसने मुझे ही धोखा दे दिया। उससे बदला लेने के लिए तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा और उस काम के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा रकम भी दूंगा।
लेकिन दोस्तों रोशन की सारी बातें मोजो को बता देती है। दूसरी ओर विक्टर की फैक्ट्री को दिखाते हैं जहां वो टायर्स को डिस्पोज करने की कोशिश में लगे होते हैं। ये सब कुछ ली और रोशी दूर से देख रहे होते हैं। ढेर सारे टायर्स को कुछ ट्रक्स में एक जगह पर ले जाया जाता है जहां इनको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो मोजो उस जगह पे गार्ड के भेस में होता है और कहता है ठीक है, सारे टायर्स उतार दो, इन्हें हम डिस्पोज कर देंगे। अगले दिन की बात है, चेयरमैन टायर्स को चेक करने आता है। रोशी बताती है कि नॉर्मल टायर्स कम से कम 1 टन का वजन उठा लेते हैं, लेकिन इन टायर्स की क्वालिटी को देखकर लगता है कि 500 किलो का वजन भी इन्हें डैमेज कर सकता है। बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है इसमें। ये कहकर वो इस जांच की रिपोर्ट भी बनाकर देती है। चेयरमैन उस रिपोर्ट को एंड्रयू के हवाले करते हुए कहता है, तुम ये रिपोर्ट प्रेस को दे दो और जब ये खबर छपेगी तो ना सिर्फ विक्टर फंसेगा बल्कि नेल और जेजे भी बुरी तरह फंस जाएंगे। एंड्रयू पूछता है कि आप खुद ये प्रेस को क्यों नहीं दे देते। चेयरमैन कहता है कि जेजे ने तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज किया है और अब उससे बदला लेने की तुम्हारी बारी है, इसलिए ये काम तुम ही करो। दोस्तों यहाँ पर एंड्रयू तो ना भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर चेयरमैन को शक होगा कि ये अभी भी जेजे को ही सपोर्ट करता है। ये सोचकर एंड्रयू रिपोर्ट को ले लेता है। दूसरी ओर नेल एक प्राइवेट होटल में अपोजिशन के एमएलए को बुलाकर उन्हें ट्रीट दे रहा होता है और तब विक्टर वहाँ पर आता है और सभी चौंक कर नेल से पूछते हैं कि इसे यहाँ पर क्यों बुलाया आपने। नेल बताता है कि ये मेरा करीबी दोस्त है, टायर ब्लास्ट केस में ये फंसा हुआ है और कल उस केस की सुनवाई है और मैं चाहता हूँ कि आप सब उसमें विक्टर के पक्ष में ही गवाही दें। इतने में वहाँ पर ली आ जाता है और उसके साथ कुछ लड़कियां भी होती है जो इन्हें एंटरटेन करने के लिए आई है। फिर ली उन्हें चेक करता है कि कहीं उनके पास कोई वेपन से कैमरा तो नहीं। चेक करके वो कहता है कि सर सब क्लियर है। एंड दोस्तों ये कहकर वो उस स्कैन डिवाइस को एक स्टैंड पर रख देता है। इसकी हरकत से हमें साफ पता चलता है कि उस डिवाइस में जरूर कोई कैम है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। फिर क्या था, सभी शराब में मस्त हो जाते हैं और लड़कियों के साथ एंजॉय। नेल नशे में कहता है कि लोग एकदम बेवकूफ हैं जो ये समझ रहे हैं कि मेरा विक्टर के साथ कोई वास्ता नहीं है, पर सच तो यह है कि हमारे बीच कई डीलिंग्स है, ये यार है मेरा। मैं इसीलिए आपका इतना एंटरटेनमेंट करवा रहा हूँ ताकि कल आप लोग कोर्ट में ये कह दें कि उस जीप का ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों वो ये सारी बातें बोल तो रहा था पर वो नहीं जानता कि उसकी सारी बातें वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रही है। मोजो, ली और रोशी बड़े खुश होते हैं कि ये एविडेंस काफी है विक्टर और नेल को कोर्ट में सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एंड्रयू को वो रिपोर्ट प्रेस में देना होगा, पर एंड्रयू अब दुविधा में फंस जाता है कि अगर वो ये रिपोर्ट प्रेस को देगा तो जेजे का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। दूसरी ओर जेजे के बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जिसे पेनी ने बांध कर रखा हुआ है। अचानक उसे दौरा पड़ जाता है और पेनी का एक आदमी उसको देखने जाता है, पर अचानक वो बॉडीगार्ड उठकर उसे पकड़कर पीट देता है। पेनी के असिस्टेंट की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने आदमी से कहता है कि उसे मत छोड़ो, पर वो उनको मार कर बच निकलता है। दोस्तों चलिए अगले दिन होती है हियरिंग जिसमें मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए होते हैं, प्रेस के लोग और नेल के अपोजिशन के लोग भी आए होते हैं। नेल बोलना शुरू करता है कि देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हाल ही में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि विक्टर लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है जिसे मिलिट्री यूज करती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों एंड्रयू एक प्रेस रिलीज में उस रिपोर्ट को सामने रखता है कि हमने विक्टर की कंपनी के बनाए हुए टायर्स को इंस्पेक्ट किया था, जिसमें पता चला है कि टायर्स की क्वालिटी बहुत ही खराब है। इसी वजह से आर्मी जीप का एक्सीडेंट हुआ था और एक सोल्जर भी मारा गया। इतना ही नहीं, वो कल रात रिकॉर्ड की भी उस वीडियो को भी दोस्तों वहां रिलीज कर देता है। एंड यहाँ हियरिंग के बीच में कई लोगों के मोबाइल्स पर वो वीडियो भी भेज दी जा चुकी थी। यही नहीं, नेल जिस स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था उस पर वो वीडियो प्ले होने लग जाता है जिसमें नेल ने कहा था कि मेरी और विक्टर की पुरानी यारी है और कल हियरिंग में आपको झूठ बोलना है कि टायर्स की क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, बल्कि ड्राइवर ने नशे में एक्सीडेंट करवाया था और बदले में मैं तुम सबको बहुत बड़ी रकम दूंगा। दोस्तों शराब के नशे में लोगों ने और जो भी किया होता है उसका भी खुलेआम वहाँ पर प्रदर्शन होता है। नेल तो कैमरे से मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। तब ली को पता चलता है कि जेजे का बॉडीगार्ड भाग गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागता है जहाँ जेजे है, क्योंकि ली जानता है कि बॉडीगार्ड सबसे पहले जेजे से मिलने जाएगा और ली के बारे में सब कुछ बता देगा। दोस्तों हॉस्पिटल में जेजे टीवी पर देख रहा होता है कि एंड्रयू प्रेस मीट में कह रहा है कि विक्टर लो क्वालिटी के टायर्स बना रहा है और नेल का साथ दे रहा है डोडो ग्रुप का एक्स डायरेक्टर जेजे। ये सब कुछ देखकर जेजे हो जाता है शॉक। मौका पाकर ली उसको और भड़काने की कोशिश करता है कि देखा सर देखा, मुझे तो पहले से पता था कि एंड्रयू ही वो जासूस है जो आपकी सारी बातें चेयरमैन को बता रहा था। इस पर जेजे अपने बारे में सोच सोचकर पागलों की तरह जोर से हंसने लग जाता है और यहाँ पर यार ये पार्ट 18 का दी एंड हो जाता है। क्या जेजे का बॉडीगार्ड हॉस्पिटल तक पहुंच पाया और क्या उसने जेजे को ली की असलियत बता दी? जेजे को क्या हुआ, एंड्रयू ने आगे क्या किया? करना पड़ेगा यार वेट ये सब कुछ देखने के लिए पार्ट 19 का। बाकी आप आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।